my screen visible? Okay. So लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी में हमने देखा था रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, करेक्ट? रेस्पिरेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था एंड दैट टॉपिक वाज डन. अभी रेस्पिरेशन के ही जैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही जैसे ह्यूमन के केस में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में बहुत सारे और भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम. ये सभी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्म करते हैं, सेपरेट सेपरेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. और इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है. अभी ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब प्लांट्स के भी केस में होता है, पर इतना वेल डेवलप नहीं होता, एनिमल्स के जितना वेल डेवलप नहीं होगा. और ये सभी प्रोसेसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी शुड नो समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट. एक टॉपिक है हमारा जो मिस हो रहा है, जो हमें पहले कर लेना चाहिए, एंड देन वी शुड मूव ऑन टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड हायर बायोलॉजी. तो हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखते हैं एंड इंस्टेंटली वी कैन क्लासिफाई देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि हम किस बेसिस में किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग क्लासिफाई करते हैं? How can we tell if something is living or it is non-living? Movement, okay, that's correct. और भी कुछ? Growth, okay. और कुछ? Anyone else? Yes, correct. Movement, growth, breathing, ये सब प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है. ओके ओके. मूवमेंट और ब्रीथिंग, ये जो दो चीजें बताई है शुभम ने, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, वो हमने लास्ट टाइम ही देखा था. इट इज नॉट नेसेसरी कि ब्रीथिंग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो. मूवमेंट, प्लांट तो मूव नहीं करते. ओके ठीक है. आप सब जो टर्म्स बता रहे हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के टर्म्स है. मुझे एक बेसिक टर्म चाहिए जिससे मैं सभी को क्लासिफाई कर सकूं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें फिट हो जाए. एक ऐसा चीज जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है, नॉट समथिंग जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा. करेक्ट शुभम, दैट इज एग्जैक्टली द आंसर. सेल्स. सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं. किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है, अगर हमें लिविंग, किसी भी चीज को अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट देखेंगे कि उसमें एक लिविंग सेल प्रेजेंट हो. एक सिस्टम में अगर एक लिविंग सेल प्रेजेंट है, तो उस सिस्टम को हम लिविंग सिस्टम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक सेल के भी बने हुए होते हैं, सिंगल सेल के भी होते हैं, और वो एक, उनका जो सिंगल सेल होता है वो केपेबल होता है एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाने का. और लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स के भी बने हुए होते हैं. ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ये सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. ओके, सो इसका आंसर था सेल्स. प्रेजेंस ऑफ सेल, अगर किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में सेल हुआ, एक भी सेल चलेगा, बट इट हैज टू बी लिविंग, तो हम उसे लिविंग क्लासिफाई कर देंगे. और ये जो सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में जो आप लोग बता रहे थे, जैसे ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे, रेस्पिरेशन हम बोलेंगे. रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस सेल के ही वजह से तो पॉसिबल है. अगर सेल नहीं होगा तो ये सब प्रोसेसेस भी नहीं होंगे. इसीलिए इसका करेक्ट आंसर, या फिर मोर एक्यूरेट आंसर, सेल होगा. तो अभी हमने देख लिया कि कैसे एक सिस्टम को हम लिविंग क्लासिफाई करते हैं, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लिविंग सेल. तो हम क्या करेंगे, अभी हम सेल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज का टॉपिक है सेल, यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा था, मैंने बताया था मैटर का फंडामेंटल यूनिट है एटम्स, करेक्ट? वैसे ही अगर मैं बोलूं
लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो उसका आंसर आ जाएगा सेल। सेल एक ऐसा यूनिट है जो कि बार बार रिपीट होगा टू गिव अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो पहले तो सेल का डेफिनेशन, सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या फंक्शन होता है सेल का, क्या वो परफॉर्म करता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने देखा कि सेल ही बार बार रिपीट होगा टू गिव राइज टू बिगर ग्रेटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में जितने भी होते हैं सब विद द हेल्प ऑफ सेल ही होता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो, नर्वस कंट्रोल हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ये सभी सेल ही परफॉर्म करेंगे। ओके, सो वी कैन से कि ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक सेल को रेस्पिरेशन परफॉर्म करना नेसेसरी है, कंपल्शन है उसके लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही वो एनर्जी डिराइव करता है। तो ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेल के भी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। ओके, यहाँ पे जो इमेजेस दिए हुए हैं, ये जो पिंकिश पिंकिश कलर में दिख रहा है, ये सब स्टेन्ड सेल है। क्या किया गया है, यहाँ पे सेल लिया है, उसको एक डाई से स्टेन किया है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ सेल दिया हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक पूरा होल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो बैक्टीरिया आ जाएगा सेल के एग्जाम्पल में, मसल सेल्स हो जाएगा, नर्व सेल, जितने भी सेल हमारे बॉडी में आएंगे सब। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिस्कवरी ऑफ सेल। अभी सेल डिस्कवर कब हुआ और किसने किया, हाउ डिड ही डिस्कवर द सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में किया गया था और उस रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया ना। 1665 ये जो टाइम था, इस टाइम में माइक्रोस्कोप्स जो थे वो इन्वेंट नहीं हुए थे। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का सेल्फ डिजाइंड एक मैग्नीफाइंग डिवाइस बनाया था विद द हेल्प ऑफ 2 लेंसेज। उसने 2 लेंस का यूज किया था और उससे वो मैग्नीफाई कर रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो उसने क्या किया, वो ऑब्जर्व कर रहा था बार्क को, स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, मतलब जो ट्री का बार्क होता है ना, उसका पीस को वो ऑब्जर्व कर रहा था अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस में। तो उसने क्या देखा इसमें, उसने देखा कि जब हम बार्क को मैग्नीफाई करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है, जो हमें दिखेगा, वो रिजेंबल करेगा एक हनीकॉम्ब को। हनीकॉम्ब में कैसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही बार्क को भी मैग्नीफाई किया जाएगा तो वी कैन ऑब्जर्व कंपार्टमेंट्स। तो ये पार्टीशन बॉक्स या फिर कंपार्टमेंट को उसने, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को सेल कहा। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म हो जाएगा सेल्स। अब क्या था, रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स ऑब्जर्व किए वो सेल डेड सेल्स थे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इवन इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एवरेज में अगर हम देखें तो एटलीस्ट 2 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स का बेसिक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। जैसे ट्री का बार्क जो होता है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा और उसने नाम दिया सेल को, मतलब ही कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, इट वाज एंटन एंड लीनू वैन हुक। ये जो साइंटिस्ट था, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। और कौन सा सेल देखा इसने, तो एक स्पाइरोगायरा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एल्गे है, वो वाला, उसने उस ऑर्गेनिज्म को देखा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, अभी डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ था 1660s में, 1665 में। नाउ सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है सेल के बारे में। सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया था 1830s में, लेट 1830s में, 1838 और 1839 में। तो बीच में जो इतना गैप है, उस गैप में सेल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था। पीपल वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट समथिंग दे कैन नॉट सी। तो इसीलिए एक गैप आ गया बीच में। रॉबर्ट हुक के डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी को आने में इतना टाइम लग गया। नाउ सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया, स्केल्डन और स्क्वैन। ये जो दोनों थे, बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड सेल थ्योरी। फर्दर जब इनका थ्योरी पब्लिश हो चुका था तो एक और साइंटिस्ट था,
विरचाओ करके, विरचाओ ने क्या किया, ही एक्सपांडेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिया ताकि सेल थ्योरी और एक्यूरेट हो जाए। अभी सेल थ्योरी में क्या है, एक्चुअली क्या बताया गया है सेल थ्योरी में? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेल ही सेल से छोटा कोई और लिविंग यूनिट नहीं होगा। सेल जिस चीजों से बना हुआ है, जो भी ऑर्गेनल से सेल बना हुआ है, वो केपेबल नहीं है इंडिपेंडेंटली रहने के। तो सेल को हम स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी हर ऑर्गेनिज्म का जो सेल का शेप होता है वो अलग होगा, सभी एक ही तरह के सेल के नहीं बने हुए होते हैं। All living organism exhibit certain basic properties like respiration, metabolism। ठीक है, ये जो respiration, growth, metabolism, reproduction है, ये सब essential life processes है। इसको हम essential physiological process बोलते हैं। बिना इन processes के life possible नहीं होगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल का प्रोडक्ट, सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या कहा गया है कि जो भी सेल्स हम देखते हैं वो सब कहां से आए, तो वो पहले से ही जो सेल होंगे उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। वो ओल्डर सेल डिवाइड हुए होंगे और नए सेल्स बने होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सभी लोगों को एक क्वेश्चन आता होगा कि सबसे पहला सेल कहां से आया? करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें किया जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि कैसे सेल जो है फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म हुआ प्रिमिटिव अर्थ में। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड इन एवोल्यूशन। ओके, जो लास्ट पॉइंट था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, ये वाला पॉइंट ऐड किया था विरचाओ ने। तो सेल थ्योरी सभी को क्लियर है। ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी के। एवरीवन, ओके। अभी सेल थ्योरी में कोई एक्सेप्शन है या नहीं? तो है, एक्सेप्शन है वायरस का। वायरसेस जो होते हैं वो एक ऐसे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम क्लासिफाई, वायरस को क्लासिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। किस में क्लासिफाई करें वायरस को, लिविंग में करें या नॉन लिविंग में करें? क्योंकि वायरस जो है वो दोनों के भी प्रॉपर्टी शेयर करता है। तो एंड में क्या कंक्लूड किया गया कि वायरस को हम लोग बोलेंगे दैट दे आर इन द थ्रेश होल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब वो बीच में खड़ा हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो बाउंड्री है वायरस को वहां प्लेस किया गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायरस जो है वो खुद से ग्रो नहीं हो सकता, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। वायरस क्या करेगा, वो एक होस्ट को ढूंढता है, वो होस्ट के सेल के अंदर जाता है और होस्ट के सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, होस्ट का जो सेल है उसका कंट्रोल ले लेगा, उसका कंट्रोल ले लेगा और सेल को कहेगा कि अब मुझे वो प्रोटीन्स कोड करके दो जिससे मेरा डीएनए बन जाए। मतलब हमारे ही बॉडी के सेल को वायरस कहेगा कि यू कोड माय डीएनए, मतलब उसका जो भी डीएनए या फिर आरएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल है। अभी जो जेनेटिक मटेरियल है ये बनता है प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से, ये कोड में रहते हैं। ठीक है, ये कोड जो है वो सेल बनाता है अंडर द कमांड ऑफ हमारा डीएनए। डीएनए जो है वो कमांड करेगा और सेल कोड करेगा अमाइनो एसिड को। लेकिन वायरस जब एक सेल में एंटर करता है तो वायरस जो है वो न्यूक्लियस का कंट्रोल हटा करके खुद कैप्टन बन जाता है सेल का, और वो क्या करेगा, सेल को बोलेगा कि और वायरस पार्टिकल जनरेट करो। तो हमारे ही बॉडी का सेल एक वायरस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री बन जाएगा, फैक्ट्री बन जाएगा। ठीक है, और हमारा ही बॉडी का सेल और वायरस प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वायरस टू कंट्रोल ऑफ अवर बॉडी, तो वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाना। ओके, तो ये सभी फीचर्स को देख करके वायरस को कहा गया कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑलराइट, तो वायरसेस के बारे में क्लियर हुआ। वायरसेस के बारे में वी विल डिस्कस इवन मोर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर। एवरीवन, वायरस क्या होता है?
सबको समझ में आया? वायरस जो होगा वो एक सेल से नहीं बना हुआ होता है। वायरस में क्या होता है, दे ओनली हैव जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक प्रोटीन के कोटिंग के अंदर बंद रहता है, ठीक है, इसको हम सेल नहीं कहेंगे। सो वायरसेस दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ही सेल के भी हो सकते हैं, दे कैन बी सिंगल सिंगल सेल्ड, उसको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हो, जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल में हो, उनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यूनि मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन वन सेल से बने हुए, इनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है, और एक ही टाइप के सेल नहीं मिलेंगे ह्यूमन बॉडी में, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेल्स मिलेंगे एंड ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, जो कि आगे चल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम सब कुछ बनाएगा। तो ब्रॉडली हम लोग क्लासिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज है इसमें सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के फोटो बने हुए हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था वो है अमीबा। अमीबा जो है उसका कुछ शेप नहीं होता, वो इरेग्युलर शेप में होता है, ऐसे दिखेगा, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। यू कैन नॉट सी इट विथ योर नेकेड आईज, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है अमीबा को देखने के लिए, ठीक है। ये रहा अमीबा, एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल के अंदर उसके जितने भी लाइफ प्रोसेस है सब कंडक्ट होगा, वही सेल रिस्पॉन्सिबल होगा वो सब करने के लिए। ओके, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। फिर पैरामोशियम, पैरामोशियम जो है वो एक चप्पल के जैसे दिखता है, और उसमें बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, हेयर लाइक प्रोसेस, जिसकी वजह से वो चलता है। ये जो हेयर लाइक प्रोसेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको हम सिलिया बोलते हैं। ओके, पैरामोशियम जो है it is also a single celled living organism. Next is bacteria. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये जो एक दिख रहा है टेल के जैसा, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। नाउ लर्न द डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया जो होगा वो बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि इन केस ऑफ पैरामोशियम है। यू कैन सी पैरामोशियम में बहुत सारे सिलिया है, पूरा बॉडी पैरामोशियम का कवर्ड है सिलिया में। और बैक्टीरिया में ये एक टेल है, ये एक टेल को हम फ्लैजिला बोलेंगे। अब क्लमाइडोमोनास में अगर हम देखें, ये भी एक सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट भी सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लमाइडोमोनास के केस में हम दो देख रहे हैं, ये दो फ्लैजिला ही है, पेयर में आते हैं इनके केस में फ्लैजिला। ओके, ये सभी एग्जाम्पल थे सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस बताया है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा एक सिंगल सेल का ही कंपोज होगा इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर। ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो जो सेल है, अकेला सेल, सिंगल सेल, वही कैरी करेगा। अगर इस सेल को कोई इंजरी होती है और उस सेल का डेथ हो गया, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसका भी डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है। उनके सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में रिप्रोडक्शन यूजुअली एसेक्सुअल होता है बाय बाइनरी फिजन। ये भी हम प्रोसेस डिटेल में देखेंगे, बट नॉट इन दिस चैप्टर, नॉट इन दिस टॉपिक। ओके, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में अगर हम देखें तो वी कैन सी डिविजन ऑफ लेबर। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और अलग अलग सिस्टम को सिस्टम बनाएंगे। अगर किसी सेल को इंजरी हो जाती है तो वो सेल इजीली रिप्लेस हो जाएगा। रिप्रोडक्शन दोनों भी मोड में होगा, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। एग्जाम्पल आ जाएंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के, फंगाई, प्लांट, ह्यूमन, ये सभी आ जाएंगे एग्जाम्पल। ओके, डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे सेल्स होते हैं।
तो ये सभी सेल्स क्या करते हैं, ये आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि एक फंक्शन, एक ग्रुप बनेगा और वो फंक्शन वही परफॉर्म करेगा, वो जो ग्रुप बना है। तो इसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर विच कैन बी सीन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अभी देखो, जब सेल्स जो है जिनका ओरिजिन सेम है और वो लोग साथ में एक ग्रुप बनाए, वो लोग एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, टिश्यूज जो है वो एक साथ आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, और वो बनाएंगे एक ऑर्गन। और ऑर्गन है, दो तीन ऑर्गन एक साथ आएंगे और वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एक हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जैसे ह्यूमन हो गया, मैमल्स हो गए, प्लांट हो गए। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है? एवरीवन, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन आ जाएगा, लिवर आ जाएगा, ये सभी अलग अलग ऑर्गन्स आ जाएंगे। ओके, जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, ये सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे कंट्रोल्ड मैनर में। ओके, अभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर नंबर ऑफ सेल कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन बराबर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो फंक्शन अपने परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट हर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। वो सिंगल सेल को हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है जो कि आगे चल के डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा और देगा मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ शेप ऑफ सेल। अभी हमने अमीबा का इमेज देखा था, उसमें हमने देखा अमीबा के पास अमीबा का जो सेल है उसका कोई शेप नहीं है, हम उसको इररेगुलर बोलेंगे। ओके, अच्छा, और अमीबा का इररेगुलर शेप है, ये एक ही शेप नहीं रहेगा, अमीबा अपना शेप हर समय बदलता रहता है। अभी अमीबा जो है, एक मिनट, या ओके, अमीबा जो है अगर हम उसका देखेंगे इमेज यहाँ पे, तो ये प्रोजेक्शन हमें नजर आ रहे होंगे यहाँ। ये प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये अमीबा का सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है? सूडो मतलब होता है फॉल्स, ओके, एंड पोडिया होता है फीट, तो ये फॉल्स फीट है। ये जो सूडोपोडिया होता है वो प्रोट्यूशन होता है अमीबा में। ये प्रोट्यूशन क्या करता है? ये हेल्प करेगा अमीबा को मूवमेंट दिखाने में और फूड कैप्चर करने में। तो अभी हम देखेंगे एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या होगा फेगोसाइटोसिस? जहां पे भी ये वर्ड साइटो आएगा ना, इसका मतलब होता है सेल, साइटो मतलब सेल होता है। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा? अमीबा देखेगा एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है जो कि उसको खाना है। अमीबा क्या करेगा? धीरे धीरे उसके तरफ जाएगा, अपना प्रोजेक्शन जो है सूडोपोडिया का वो उसके तरफ बढ़ाएगा और उसको ऐसे कवर करता जाएगा। ओके, ये वाला जब कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर उसने कर लिया है, इस पार्ट को हम इंजेस्शन बोलेंगे। जैसे हम कुछ अपने मुंह में डालते हैं, हम उसको इंजेस्ट करते हैं, तो वैसे ही अमीबा भी ये अपने सूडोपोडिया से फूड को सराउंड कर रहा है और फिर ये उसको अंदर कर लेगा अपने बॉडी को। उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रोसेस होगा डाइजेशन का। फूड पार्टिकल जो है, जो भी उसने फूड खाया वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद वो होगा एब्जॉर्ब। अमीबा की बॉडी में कहाँ कहाँ एनर्जी चाहिए वहां वहां वो फूड चला जाएगा। फिर वो जो फूड एब्जॉर्ब किया गया उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाएगा। और फाइनली जब अमीबा फूड कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीशन जो होगा, वो भी वाया सूडोपोडिया ही होगा, बाहर निकल जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट इजेशन से। ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा कि अमीबा कैसे खा रहा है, ये प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल जब सूडोपोडिया बना करके किसी चीज को इनगल्फ कर ले, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो फैगोसाइटोसिस अमीबा के केस में फूड कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। फैगोसाइटोसिस कैसे हुआ, सबको समझ में आया ना एवरीवन?
ओके, अभी फेगोसाइटोसिस ह्यूमन के भी केस में होता है, ह्यूमन बॉडी में भी कोई कोई सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। कौन से सेल होंगे ये होते हैं सेल्स ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिनके टाइप हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ WBC बहुत सारे टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, वी विल लर्न अबाउट दैट। अभी बस इतना याद रखो कि व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप होता है जो कि फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, पर उसका एम क्या होता है? इसमें अमीबा के केस में फेगोसाइटोसिस का एम था फूड को खाना, इंजेस्ट करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। पर ह्यूमन के केस में जो WBC फेगोसाइटोसिस करेगा उसका एम होगा फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करके उनको मार दे। व्हाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन इज अनदर एग्जांपल ऑफ फेगोसाइटोसिस। वो भी अपना शेप चेंज करेगा, इरेग्युलर शेप का रहेगा। पर ह्यूमन के केस में जो व्हाइट ब्लड सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा पाएगा आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेरस अमीबा जो है वो एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, WBC शो फेगोसाइटोसिस टू गेट रिड ऑफ फॉरेन पार्टिकल। हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी अनवांटेड एलिमेंट आ गया, तो उसको निकालने के लिए WBC फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। ओके, यहाँ पे हम लोग शेप ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो सेल हमने जैसा देखा कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो इरेग्युलर हो सकते हैं, शेपलेस हो सकते हैं, राउंड, स्पेरिकल, इलोंगेटेड, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अभी स्पिंडल शेप सेल क्या होता है? कोई कोई सेल होते हैं जो पॉइंटेड होता है, दोनों भी साइड से, दोनों भी एंड से पॉइंटेड होंगे, टेपरिंग एंड होगा, ऐसे टाइप ऑफ सेल को हम स्पिंडल शेप सेल बोलते हैं। कभी कभी कोई कोई सेल बहुत ही लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं ट्री के जैसे, ये सेल होते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होगा वो बहुत ही ब्रांच्ड होगा और लॉन्ग होगा, क्योंकि इनको नर्वस इंपल्स कंडक्ट करना है। ओके, यहाँ पे ह्यूमन के केस में वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, उनमें से कोई कोई सेल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये रहा नर्व सेल। नर्व सेल को अगर हम देखें तो ऊपर ट्री के जैसे ब्रांचेस दिख रहे हैं और ये इलोंगेटेड भी है, लंबा है, और एंड में भी ब्रांचिंग दिख रहा है। ये है एक नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होगा वो नर्वस इंपल्स कंडक्ट करेगा हमारे बॉडी में, ब्रेन का मैसेजेस मसल्स तक और मसल का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व सेल करता है। नेक्स्ट इज ओवम सेल। ओवम सेल एक्सेल होता है, फीमेल में मिलेगा ये रहा मसल, स्मूथ मसल सेल जो हम देख रहे हैं, ये स्पिंडल शेप सेल है। देखो तो ये दोनों भी एंड से पॉइंटेड है। ये एक बोन सेल है एंड देन स्पर्म सेल। तो हम देख रहे हैं कैसे सेल का मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है। मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है। एज यू कैन सी ह्यूमन के केस में बहुत मॉर्फोलॉजी पाई जाती है सेल में। ओके, शेप हो गया। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल। एक सेल का साइज का रेंज कितना हो सकता है? वी नो कि सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर क्या सभी सेल्स माइक्रोस्कोपिक होंगे? तो नो, देर आर सर्टन सेल्स जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि एग हो गया। किसी भी बर्ड का एग एक पूरा सेल रिप्रेजेंट करता है। वो जो एग के अंदर योक होता है, दैट योक हैज द योक, और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट इट कैरीज ऑल द प्रोटीन। जब एग को प्रॉपर कंडीशन दिया जाएगा, तब एग जो है वो योक, सॉरी, व्हाइट एग व्हाइट में जो प्रोटीन होता है उसको कंज्यूम करके ग्रो होगा। तो एग जो है वो एक पूरा यूनिसेल्युलर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, दे रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। तो अभी लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रिच का एग विल बी द लार्जेस्ट सेल नोन। ठीक है, इट इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल। अभी स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल, ये जो दो सेल होंगे ये हमको रेंज दे देंगे कि सेल किस रेंज में फॉल करेगा, साइज ऑफ सेल। तो स्मॉलेस्ट नोन सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, उसको हम बैक्टीरिया में क्लासिफाई करेंगे। माइकोप्लाज्मा का सेल वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसका मेजरमेंट अराउंड 10 माइक्रोमीटर होगा। माइक्रोमीटर मैंने केमिस्ट्री में बताया था, 10⁻⁻6 मीटर होगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो ये रेंज हो गया दो सेल के बीच का, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल का। जितने भी अदर सेल्स है वो इन्हीं के बीच में फॉल करेंगे।
अभी माइकोप्लाज्मा जो है ये काफी इंटरेस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो कैटल जो होते हैं उनमें प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है, जो कि बहुत कंटेजियस होता है कैटल्स के लिए, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अभी माइकोप्लाज्मा को एक और नाम दिया गया, उसको हम जोकस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों इसको बोला गया है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास, कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो था उसके पास सेल वॉल नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, जितने भी उसका एक बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब अगर किसी चीज को हम बैक्टीरिया बता रहे हैं तो उसमें सेल वॉल होना नेसेसरी है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर कंफ्यूज्ड कि इसको हम कहाँ रखें, इसको हम बैक्टीरिया में तो नहीं डाल सकते, फंगस तो ये है नहीं, तो इसको प्लांट किंगडम में डाल दिया था लोगों ने, साइंटिस्ट ने। तो इसके क्लासिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, विच इज वाई इसको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल नहीं होने के कारण वो अपना शेप इजीली चेंज कर सकते हैं। सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी देती है सेल को। सेल वॉल एब्सेंट है तो वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं माइकोप्लाज्मा, कभी स्पेरिकल बन जाएंगे, कभी फिलामेंटस बन जाएंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इनकी कॉलोनी जो होती है माइकोप्लाज्मा की, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा एक साथ जब आकर के रहते हैं तो वो एक फ्राइड एग का अपीयरेंस देंगे। मतलब फ्राइड एग कैसा दिखता है, बीच में येलो वाला एंड साइड में व्हाइट वाला, वो बीच में एक ओपेक पार्ट रहेगा जिसमें माइकोप्लाज्मा रहेंगे, और बाकी पेरिफेरल पार्ट होगा व्हाइट कलर का जिसमें कम माइकोप्लाज्मा होंगे, तो वो लेस डेंस होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा। प्लीज रिमेंबर कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसको अभी मॉडर्न टाइम्स में बैक्टीरिया में ही क्लासिफाई किया जाता है, इवन दो इसके पास सेल वॉल नहीं है। ओके एवरीवन, यहां तक समझ में आया? ओके अभी, आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्ज, आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट? अच्छा, अभी इसमें इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कोई बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, क्या उसकी बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे वो किसी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स से बड़े होंगे? मतलब ऐसा होना चाहिए कि लार्जर एनिमल्स की बॉडी लार्ज सेल्स से बनी हुई हो और स्मॉल एनिमल्स की बॉडी स्मॉल सेल से बनी हुई हो। एवरीवन, क्या ऐसा होता है? ओके एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरी। सेल का जो साइज होता है इट हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। इन दोनों चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना साइज अपने फंक्शन के हिसाब से बनाएंगे, और बॉडी जो पूरी मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो सेल के, एक इंडिविजुअल सेल के साइज से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके ठीक है, अभी ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ पे दो सेल हमें दिख रहे हैं, एक ग्रीन वाला एक येलो वाला। अभी यहाँ पे जितने लेबलिंग किए हुए हैं वो सभी हमें नहीं देखना है, कुछ बहुत अननेसेसरी लेबलिंग भी यहाँ पे दिए हुए हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लेबलिंग देखेंगे। अभी यहाँ पे जो ग्रीन वाला सेल है, हम देख रहे हैं ग्रीन वाला सेल को एक शेप मिला हुआ है। ये जो ग्रीन सेल है ये एक प्लांट सेल है, टिपिकल प्लांट सेल, और जो येलो वाला सेल है वो एक एनिमल सेल है। ओके, अभी हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में क्या है। तो अगर हम देखें ग्रीन वाला सेल को एक शेप मिला हुआ है, ये शेप एक डार्क ग्रीन बाउंड्री है उसके वजह से है, करेक्ट? ये जो डार्क ग्रीन बाउंड्री है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल जो है वो हर एक प्लांट में प्रेजेंट होता है, अलोंग विथ प्लांट फंगस में भी प्रेजेंट होगा। तो सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंगस। ये जो तीन कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में यू विल फाइंड सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के बाद जो है नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, जो एक पतली सी लाइन है, ये सेल मेम्ब्रेन। एनिमल का सेल अगर हम देखें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है,
एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो एनिमल्स के केस में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन आएगा। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है, बिना सेल मेम्ब्रेन का सेल नहीं बनेगा। इट इज एन एसेंशियल फीचर दैट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में होगा, प्लीज रिमेम्बर दैट। तो ये तो दो आउटर मोस्ट लेयरिंग हो गया, एक सेल वॉल जो कि प्रेजेंट हो या ना हो, इट डिपेंड्स अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो प्रोटेक्शन देगा, रिजिडिटी देगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है प्लांट, फंगाई, एल्गे एंड बैक्टीरिया में। तो प्लांट, फंगस, एल्गे, बैक्टीरिया, ये चार कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें सेल वॉल होता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। फंक्शन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट है सेल वॉल का। अभी सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन आता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा। सो वी विल टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होगा, ऐसा एक भी सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर वन एंड द सेम थिंग, अलग नहीं है, ये दोनों टर्म एक ही चीज है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो एक इंटीरियर ऑफ सेल को सेपरेट करेगा फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, एक वर्ड हम सुनते हैं सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड कि वो सेमी परमिएबल होता है। ये वर्ड का क्या मतलब होता है, सेमी परमिएबल? सेमी परमिएबल मतलब कि वो कोई कोई चीजों को ही परमिट करेगा अपने अंदर इंटर करने के लिए, इसीलिए हम उसको सेमी परमिएबल बोलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Semi-permeable membrane is a barrier that will only allow some molecule to pass through, और बाकी जो अनवांटेड मॉलिक्यूल है वो उसको ब्लॉक कर देगा, वो उसको सेल के अंदर इंटर करने नहीं देगा। तो ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक फिल्टर के जैसे एक्ट करेगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फिल्टर के जैसे ही एक्ट करता है। वो क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कि सेल के अंदर क्या जा रहा है और सेल से बाहर क्या निकल रहा है। तो सबको समझ में आया सेल मेम्ब्रेन क्या रोल प्ले करता है सेल सेल के अंदर, क्या फंक्शन है उसका, सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का, उनके बीच का डिफरेंस। किसी को कुछ पूछना है या कुछ और ऐड करना है? एवरीवन, ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वो हम देखेंगे, मैंने डाला है लास्ट में वो क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो सेल्स दिख रहे हैं इनमें साइटोप्लाज्म कहाँ है? साइटोप्लाज्म ये जो लाइट ग्रीन पार्ट है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है, इस केस में जो येलो कलर का ग्राउंड सब्सटेंस है। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, कैन यू ऑल हियर मी? हेलो, ओके ओके ओके। तो साइटोप्लाज्म का मतलब सबको समझ में आया, वो ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म देगा सेल के बाकी सभी ऑर्गेनल्स को। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। अभी यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमें नजर आ रहे हैं। ये प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा स्पेस दिख रहा होगा, पूल के जैसा। इस बहुत बड़े से स्पेस को हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, तो प्लांट के केस में एक इलेबोरेट एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम नहीं बना हुआ है। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिससे हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने बॉडी के वेस्ट को। पर प्लांट के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो उनके पास क्या है, उनके हर एक सेल में एक वैक्यूल है जिसके अंदर वो अपने बॉडी का वेस्ट स्टोर करके रखते हैं। एनिमल सेल के केस में इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होगा, छोटे छोटे से वेसिकल होंगे वैक्यूल के जो कि स्टोर करके रखेंगे अनवांटेड मटेरियल, और वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से। तो वैक्यूल का डिफरेंस समझ में आया। प्लांट और एनिमल के सेल में जो जो डिफरेंस है, एक सेल वॉल का डिफरेंस है, एक दूसरा आ गया वैक्यूल का डिफरेंस। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। ओके, सो साइटोप्लाज्म हो गया।
साइटोप्लाज्म मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, जेल लाइक होगा और वो कंपोज होता है मेनली ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड सॉल्ट का। उनका साइटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट होता है। अभी जो बाकी सारी चीजें हम सेल के अंदर देख रहे थे उसमें से हमें हर एक ऑर्गेनल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स पढ़ना है। ये जो 5 नाम दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वंस अगेन प्लांट सेल का फीचर है। प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमने पढ़ा था कि पिगमेंट होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है, करेक्ट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट इसीलिए प्लांट सेल का एसेंशियल फीचर है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या जॉब करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका, उसे हम बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग या फिर पावर हाउस ऑफ सेल। ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल ऑफ सेल है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम से पता चल रहा है पावर हाउस ऑफ सेल नाम दिया गया है। इसका मतलब ये जो फूड पार्टिकल है उसको ब्रेक डाउन किया हुआ फूड पार्टिकल आएगा इसके पास और ये उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। एनर्जी कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो मैंने बताया था एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस का क्या फंक्शन है? राइट, 38 एटीपी। 38 एटीपी ब्रीदिंग के केस में, रेस्पिरेशन के केस में निकलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। गोल्गी अपैरेटस के बारे में देखें तो गोल्गी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो गोल्गी जो है, गोल्गी का हम बाद में देखेंगे, पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। इसके पास राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है जो भी सेल को लगेगा, प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, हमने पढ़ा था प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा? गोल्गी अपैरेटस को दे देगा। गोल्गी अपैरेटस क्या काम करेगा? गोल्गी अपैरेटस पार्सल करेगा, सेपरेट करेगा प्रोटीन को, उसको पैक करेगा और उसको शिप कर देगा। शिपिंग काम ये करता है, डिलीवरी का काम, पैकिंग एंड डिलीवरी। ये जो दो में रखना है कि गोल्गी अपैरेटस पैकिंग करता है और डिलीवरी करता है किस चीज की? प्रोटीन की। प्रोटीन कहां से आया? प्रोटीन आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अभी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस हमारे सेल का कमांड सेंटर है। न्यूक्लियस के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल रेसिपी होती है जिसमें हमारे बॉडी को, हमारे सेल को कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, वो सबके बारे में दिया हुआ होता है। ओके, तो न्यूक्लियस एक लिस्ट ऑफ प्रोटीन बना करके देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ऑफ कोर्स इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन दैट, पर मैं सिंपली बता रही हूँ कि न्यूक्लियस लिस्ट ऑफ प्रोटीन जो जो चाहिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन गोल्गी पैक करेगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेज देगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सभी सेल ऑर्गेनल के फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गए एवरीवन? ओके, यहाँ पे अब हम देखेंगे जो हमने 4 चीजें पढ़ी, 4-5 चीजें पढ़ी, वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये जो बीच में दिख रहा है ये रहा न्यूक्लियस प्लांट सेल का। ठीक है, ये सर्कल न्यूक्लियस हो गया। ये यूजुअली बीच में रहता है, कभी बीच में नहीं भी रहा तो भी चलेगा। यूजुअली इट इज इन सेंटर। यहाँ पे प्लांट सेल में वैक्यूल आ गया इतना बड़ा, इसीलिए थोड़ा सा वो साइड में हो गया। ठीक है, यूजुअली एनिमल, अच्छा अभी एनिमल के केस में न्यूक्लियस सेंटर में बराबर। ये रहा न्यूक्लियस। ओके, यूजुअली न्यूक्लियस से एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे कि मैंने बताया था न्यूक्लियस रेसिपी देगा प्रोटीन बनाने का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसीलिए ये दोनों आजू बाजू होते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फॉर्म करेगा, प्रोटीन बनाएगा, जो भी न्यूक्लियस कमांड करेगा वो प्रोटीन बनाएगा वो। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे हम देखें छोटे छोटे वेसिकल्स जो डॉट दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, ये है गोल्गी अपैरेटस अलोंग विथ ये बड़ा वाला।
ये बड़े वाले प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे पैकिंग हो रहा है और ये छोटे वाले पैक हो चुके हैं और निकल रहे हैं, जहां जहां जाना है वो लोग जा रहे हैं। गोल्गी यहाँ एनिमल सेल में भी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, ये जो पिंक कलर का है और उसके अंदर कुछ है, अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का वेसिकल है ये। ओके, तो ये यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल के सेल में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। अभी लास्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें दिख रहा है, एनिमल सेल में नहीं दिख रहा है। ये थे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्गेनल्स के बारे में सभी को समझ में आ गया, इनका फंक्शन क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस वो क्या कर रहे हैं हमें वो समझना है। ओके, ये रहा लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल और उनके फंक्शन, वही जो मैंने बताया यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ठीक है। सेल वॉल प्लांट के केस में क्यों है, यहाँ पे दो रीजन, दो जस्टिफिकेशन दिए हुए कि प्लांट के केस में सेल वॉल क्यों आया। अगर हम देखें तो प्लांट जो है वो मूव नहीं करते, वो सेडेंटरी है, वो एक ही जगह पे रहेंगे, तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो उनके सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए एडिशनल लेयर प्रोवाइड किया गया है सेल वॉल का। ओके, ओके, ये रहा वो क्वेश्चन जिसके बारे में बोल रही थी। Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cell? जो अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस में ही ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, प्लांट सेल have cellulose cell wall, whereas animal cell do not। तो प्लांट के केस में सेल वॉल होता है, ये हमने पढ़ा है, हमें पता है, वो सेल वॉल सेल्यूलोस का बना हुआ होता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एवरीवन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो इधर ही गलत हो गया। मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक एसेंशियल फीचर है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है। यस जिज्ञासा, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। थर्ड वन, मेजर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल। एक लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, हमने ये भी देखा था। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते, सॉरी होता है पर बहुत स्मॉल होता है, लार्ज नहीं होता। स्मॉल छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। तो 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, वेरस 2 है वो इनकरेक्ट है। तो हमें करेक्ट बताना है, 1 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में आया था। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ ऐड करना है आज जितना हमने कवर किया उतने में? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला टॉपिक कंटिन्यू होगा, ये थोड़ा रह गया है, जिसमें मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट्स लगेगा और। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। एक मिनट सर, थैंक यू आदिति, आपने काफी चीजें कवर की। अगर पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो काफी आपने कवर कर दिया। एक मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए और ह्यूमन यूज में उसका एप्लीकेशन देखिए। ये एक्सपेक्ट करना कि सब टीचर पढ़ा देगा उसी से काम होगा, ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप उसे फॉलो करेंगे। मैं बार बोलता हूँ, जनरल साइंस से 6 से 7 सवाल आते हैं, 3-4 सवाल आपको निश्चित रूप से लेक्चर से मिल जाएंगे। थैंक्स आदित्य, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।